डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके से जो एप्लीकेशंस होते हैं उससे ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट लेता है और हार्डवेयर को वह प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है। तो एज ए इंटरफेस वो किस तरीके से वर्क करता है ये अपन पहले जान चुके हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो इसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं जैसे कि कर्नल, सिस्टम कॉल्स, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और मेजर डेवलपमेंट जो हुए हैं जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ेंगे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, और इनके बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में, और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रोल रहता है, किस तरीके से अपन समझ सकते हैं उसके बारे में, टाइप ऑफ कर्नल, सिस्टम कॉल्स के बारे में और टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले। सबसे पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं कि 1950s के टाइम पे, 1950 के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर्स होते थे वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते थे। ओपन सोर्स का मतलब है इसके अंदर उसका सोर्स कोड और उसका बाइनरी फाइल जो है वो अवेलेबल रहता था सबके लिए, मतलब डेवलपर्स के लिए। तो इसको अपन बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए जनरली दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका कोड अवेलेबल रहता है। सेकंड अगर अपन बात करें तो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब किस तरीके से उसमें कोड लिखा गया है उसको पब्लिक को अवेलेबल नहीं किया जाता है, तो अपन उसको बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका कोड कोई देख नहीं सकता है। तो 1950s के टाइम पे तो सॉफ्टवेयर जो होते थे ओपन सोर्स होते थे, बट कुछ कंपनीज़ ने वहाँ पर उसकी चाहिए कि इस पर लिमिट लगाई जाए कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जो सॉफ्टवेयर पैसा देगा उन्हीं को वो सोर्स कोड दिखे। तो इसको देखते हुए फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ने वो चीज़ें बंद कर दी और सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड जो है अवेलेबल नहीं कराया। तो इसकी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि पहले जो होते थे डेवलपमेंट जो है वो डेवलपर्स करते थे और सब चाहते थे कि आईटी के क्षेत्र में और कंप्यूटर साइंस के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट्स हुए, इस उद्देश्य से सोर्स कोड प्रोवाइड किए जाते थे। बट कुछ कंपनीज ऐसा नहीं चाहती थी तो वो बंद हो गए। इसी को देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंस में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1983 के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1983 में रिचर्ड स्टलमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने GNU प्रोजेक्ट नाम से एक ओपन सोर्स यूनिक्स कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर शुरुआत किया, ठीक है, उसको क्रिएट किया। और 1985 में उसका एक GNU मैनिफेस्टो नाम से कि क्या क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं और एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया। तो दो चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। इसके तहत कॉपी लेफ्ट का कंसेप्ट वहाँ पर निकल के आया। जिस तरीके से आपने देखा है कि कॉपीराइट होता है एक, जिसके अंदर जिसने वो चीज़ डेवलप करी है उस पर उसका स्वामित्व रहता है। अगर वह चाहे तो उसका पब्लिक में अवेलेबल कराए और अगर वह नहीं चाहे तो वो नहीं करा पाए। तो इसलिए कॉपीराइट का इशू रहता है जो कि डेवलपर्स या कंटेंट क्रिएटर्स जो होता है वो चीज़ें शेयर ना करें, इसलिए यहाँ पर कॉपीराइट का कंसेप्ट होता है। बट एक कंसेप्ट जो कॉपी लेफ्ट है, मतलब इसका सोर्स कोड अवेलेबल रह सकता है, ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा इसका मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ें कंसेप्ट को उन्होंने दिया। इनके तहत उन्होंने GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस वहाँ पर दिए गए। तो इसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे, जैसे कंपाइलर हो गया, एडिटर हो गया और यूटिलिटीज़ है, इन सबको पब्लिकली अवेलेबल कराया गया डेवलपर्स के द्वारा। बट यहाँ पर एक कोर कंपोनेंट की बात करें तो कर्नल वहाँ पर अवेलेबल नहीं कराया गया जो कि सिस्टम कॉल्स को देता है, ठीक है, मतलब कोर कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं करा गया। बट ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसको 1991 के अंदर एक स्टूडेंट थे फिनलैंड के अंदर, लूनस टॉर्वाल्ड्स, इन्होंने रिलीज़ किया यूनिक्स के जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं लिनक्स, और इन्होंने एक कर्नल को, इसका जो मेन कंपोनेंट है उसको रिलीज़ कर दिया गया। इसके बाद में जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि रेड हैट, उबंटू और स्टैकवेयर, फेडोरा और डेबियन,
ये सब सॉफ्टवेयर्स के रूप में निकल के आए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इन्होंने डेवलपमेंट किए। तो पहले क्या होता था कि सबको इस क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट्स करने हैं, मतलब टेक्नोलॉजी जो वर्क होती है, टेक्नोलॉजी किसी के अंदर कुछ चेंज हो रही है, अपग्रेड होती रहती है, बट उसको वर्क करने के लिए उसका कोड तो समझने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपन को सोर्स कोड की आवश्यकता होगी। तो इसको प्रॉब्लम को देखते हुए सबसे पहले जो ये स्टूडेंट हैं इन्होंने ये चीज़ें करी। इसके तहत डेवलपमेंट्स बहुत सारे हुए और इसको देखते हुए यहाँ पर जैसे डेबियन नाम से, उबंटू नाम से, स्टैकवेयर नाम से और फेडोरा नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम्स निकले जो कि बेस्ड थे किसके, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड थे। यहाँ पर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिनक्स, यहाँ पर 2004 के अंदर ये कंपनी बंद हो चुकी है रेड हैट नाम से, बट ये लिनक्स बेस्ड थी। तो इस तरीके से लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स निकल के आए ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। अब अपन एक चीज़ और बात कर लेते हैं BSD यूनिक्स नाम से। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था BSD यूनिक्स नाम से जो कि AT&T कंपनी, AT&T कंपनी ने इसको स्टार्ट किया गया था 1978 के अंदर, और इसका फुली फंक्शनल यूनिट जो 1994 के अंदर रिलीज़ किया गया। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है, इसका कोर कर्नल कंपोनेंट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है जो कि BSD यूनिक्स है। तो अपन कह सकते हैं, अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ में अगर अपन बात करें तो सोलरिस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी जिसने जावा को डेवलप किया, उसी कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया उसका नाम है सोलरिस। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर टाइप की बात करें, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। उनके अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यूनिक्स, जैसे मैं आपको बता चुका, लिनक्स अपन ने अभी पढ़ा, सोलरिस पढ़ा। विंडोज़ का प्रोडक्ट है डॉस, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। विंडोज़ का एक प्रोडक्ट है डॉस, विंडोज़ का प्रोडक्ट है डॉस, और दूसरा है विंडोज़ का MS विंडो, ठीक है। जो ये दोनों प्रोडक्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट के। उबंटू मैक OS अपन देख चुके हैं, एप्पल का है। और फेडोरा, FreeBSD, क्रोम OS, CentOS, डेबियन और डेपिन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर अपन को पता होना चाहिए। ये वो जर्नी, जैसे कि अपन वापस रिवाइज करें, 1950s के अंदर सोर्स कोड अवेलेबल नहीं था। कंपनीज चाहती थी कि पेइंग कस्टमर जो पैसा पे करे वही मिले, उन्हीं को सोर्स कोड अवेलेबल हो। 1983 के अंदर रिचर्ड स्टॉलमैन ने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। 1985 में उन्होंने मैनिफेस्टो दिया, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का वहाँ इस्टेब्लिशमेंट किया। और 19 इसमें कर्नल आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, कंपाइलर एडिटर तो प्रोवाइड किया गया, टेक्स्ट एडिटर, बट इसका मेन कंपोनेंट कर्नल नहीं प्रोवाइड किया गया। 1991 के अंदर लुइस टॉरवेल ने लिनक्स नाम से कर्नल प्रोवाइड वहाँ पर किया गया। और BSD लिनक्स, जिसको मैक का कोर कंपोनेंट अगर अपन बात करें, कर्नल जो मैक का बेस्ड है वो है BSD यूनिक्स। इस तरीके से अपन इसको देखते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं कर्नल बेस्ड, कर्नल सबको अवेलेबल कराया दिया गया, तो कर्नल होता क्या है। सबसे पहले इसका डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हार्डवेयर के बाद में कर्नल के बाद में शेल और एप्लीकेशन जो कंट्रोल करती है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यूज़र्स हो सकते हैं, यूज़र जो अपनी रिक्वेस्ट डालेगा, जैसे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4। कल लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, ये अपनी रिक्वेस्ट जो है वो अलग अलग टाइप से डाल सकते हैं। कोई अपनी रिक्वेस्ट को कंपाइलर के द्वारा, कोई इंटरप्रेटर को यूज़ करके, किसी ने टेक्स्ट एडिटर का यूज़ किया, कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसको यूज़ करके अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज सकता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एग्जीक्यूट कराएगा, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को एग्जीक्यूट कराता है जो अपन हार्डवेयर से करवाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से ये कर्नल और शेल, ये दोनों पार्ट होते हैं, ये अपन यहाँ पर देखते हैं। तो कर्नल जो है
इसकी बात करें तो इसके टाइप की बात करें तो मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल और एक्सो कर्नल, ये टाइप होते हैं। आपको इनके टाइप्स ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, बस इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इतना इंटरनली आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर अपन इसकी बात करें कर्नल की, तो ये कुछ फाइल सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को ये एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। अब ये जो भेजता है ये सिस्टम कॉल्स को यहाँ पर भेजता है। अब सिस्टम कॉल्स क्या होती है इसको भी अपन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराएगा वो फंक्शंस फाइल सिस्टम के हो सकते हैं। सीपीयू में मान लीजिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तो सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया, बहुत सारी शेड्यूलिंग की टेक्निक्स हैं, उनको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो उन सभी टास्क को एग्जीक्यूट कराता है वो कर्नल यहाँ पर कराता है, और वो किन के द्वारा कराता है, वो सिस्टम कॉल्स के द्वारा कराता है। अब एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कर्नल तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर होंगे। तो विंडोज़ का अपन उदाहरण देखें तो यहाँ पर जैसे कि विंडो के 32 बिट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्रिएट प्रोसेस करने के लिए, क्रिएट प्रोसेस फंक्शन के लिए यहाँ पर एनटी क्रिएट प्रोसेस नाम से एक विंडो का कर्नल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये एनटी क्रिएट प्रोसेस जो है ये सिस्टम कॉल यहाँ पर भेजता है, कौन, विंडो का कर्नल। तो अपन कह सकते हैं कि विंडोज़ में भी कर्नल होता है क्योंकि विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और कर्नल प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से फाइल को कंट्रोल करना है, सीपीयू किस तरीके से वर्क करेगा, मेमोरी का मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट किस तरीके से होगा। सीपीयू के ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको सिस्टम कॉल्स के द्वारा कंट्रोल करने का काम या एग्जीक्यूट करवाने का काम जो करता है वो करता है अपना कर्नल। तो कर्नल की अगर अपन बात करें ये अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अपन सिस्टम कॉल्स क्या होती है। एट द लोएस्ट लेवल, सबसे निचले लेवल पर सिस्टम कॉल ही रेस्पॉन्सिबल होती है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोड जाएगा वो सिस्टम कॉल ही इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, और दूसरी एक बात, एक चीज़ आप समझिए कि स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी सपोर्ट एंड इंटरफेस फॉर सिस्टम कॉल्स डिफाइंड फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज में बना हुआ है तो ये है सी लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सी की लाइब्रेरी सपोर्ट करता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर इंटरफेस जो है सिस्टम कॉल्स के लिए इंटरफेस जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूज़र की एप्लीकेशंस को, मैं आपको बता चुका हूँ 4 तरीके की हो सकती है, या फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस के द्वारा यूज़र रिक्वेस्ट कर चुका है जो पहले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। उन रिक्वेस्ट के आधार पर वो कुछ सिस्टम कॉल्स को भेजेगा इस तरीके से, और सिस्टम कॉल का एक इंटरफेस होता है जो यूज़र और कर्नल के मध्य यहाँ पर काम करेगा, और उसका जो फाइल एग्जीक्यूट करके वापस इंटरफेस के रूप में एज अ रिज़ल्ट एप्लीकेशंस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वहाँ पर रन टाइम सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर वर्क करता है फॉर मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोवाइड सिस्टम कॉल इंटरफेस। किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करती है या ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, कंपाइलर के पास कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कम्युनिकेट कराती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, तभी अपन उनको यूज़ करके नए नए प्रोग्राम्स जो है वो बना पाते हैं। तो ये अभी तक अपन ने यहाँ पर जाना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स की, कहने का मतलब यहाँ पर अपन सिस्टम को ये चाहें कि डिफरेंट टास्क वो परफॉर्म करे तो कुछ कोड्स जो होंगे वो सबसे लोवेस्ट लेवल पर सिस्टम कॉल्स के माध्यम से दिए जाएंगे। अगर वो प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, फाइल को मैनिपुलेट करना चाहता है, डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर सिस्टम कॉल्स के टाइप के रूप में अपन इनको पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन की टाइप की भी कॉल्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन की भी सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं, और प्रोटेक्शन रिलेटेड भी टास्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे निचले लेवल पर जो रिक्वेस्ट कर सकता है उनको अपन बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। अब ये सिस्टम कॉल्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है।
अपन ने एग्जांपल अपन पढ़ते हैं यूनिक्स और विंडोज़ का, तो इसमें कंपैरिजन देख सकते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस अगर अपन बनेंगे तो कोड पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर्क को किसी प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूनिक्स में क्या बोलते हैं, तो वो पूछा जा सकता है आपसे। तो इसलिए अपन इनको भी जो इम्पोर्टेंट है पढ़ लेते हैं। पहला है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए अपन ने 3 चीज़ें होती है। अगर देखिए अपन किसी प्रोसेस को अपन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट करनी है अपन ने प्रोसेस, उसके ऊपर अपन बात करी उसको एग्ज़िट कर सकते हैं, तो 2 चीज़ें हैं। तो स्टार्ट के लिए फॉर्क नाम की कमांड होती है या सिस्टम कॉल कह सकते हैं अपन, और एग्ज़िट करने के लिए एग्ज़िट नाम से, और वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट की जो है वो वेट नाम से है, यहाँ ब्रेसेस भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फाइल मैनिपुलेशन की, तो फाइल को क्रिएट किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है, उसके अंदर कुछ लिखा जा सकता है और उसको वापस बंद कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्रिएट फाइल, ये विदाउट स्पेस है सॉरी, यहाँ पर क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल और क्लोज हैंडल नाम से यहाँ पर कमांड है। तो क्लोज हैंडल अलग है, इसलिए आप इस पर ध्यान रखिएगा। ओपन, रीड, राइट और क्लोज, ये तो आप यूनिक्स के अंदर रिलेट कर पाएंगे कि फाइल को क्या कर सकते हैं अपन। ओपन करेंगे तो ओपन वाली, रीड करेंगे तो पढ़ने के लिए रीड, राइट करेंगे तो लिखने के लिए, क्लोज करेंगे कि बंद करने के लिए। बट यहाँ पर क्लोज हैंडल जो है वो विंडोज़ की, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिवाइस मैनिपुलेशन से, तो डिवाइस के अंदर अपन कंसोल मोड, सेट कंसोल मोड विंडोज़ के अंदर होता है, जबकि यूनिक्स के अंदर IOCTL नाम से ये सिस्टम कॉल होती है। अब IOCTL को आप याद कैसे करेंगे, डिवाइस अगर मान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, तो इनपुट आउटपुट को अपन यहाँ IO से और CTL मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं एज अ ट्रिक, ठीक है। तो रीड कंसोल की बात करें तो ये तो रीड सिंपल है, और राइट कंसोल ये भी सिंपल है, आप इसको ऑप्शन में ही देख के आप कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। इन्फॉर्मेशन को मेंटेनेंस की बात करें तो इन्फॉर्मेशन में अगर अपन को चाहिए कि कोई प्रोसेस, अगर अपन को इन्फॉर्मेशन लेनी है सिस्टम से, तो उसके लिए सिस्टम कॉल्स होती हैं विंडोज़ के अंदर गेट करंट प्रोसेस ID, ठीक है, ये I बड़ा वाला है, तो यहाँ गेट करंट प्रोसेस ID विंडोज़ के अंदर होती है, जबकि गेट PID यहाँ पर यूनिक्स के अंदर होती है। सेट टाइमर की बात करें तो सेट टाइमर सेट करना विंडोज़ के अंदर, जबकि अलार्म जो है वो यूनिक्स के अंदर। स्लीप की बात करें तो विंडोज़ के अंदर और स्लीप ही है यूनिक्स के अंदर, तो दोनों का यह सेम है। बस प्रोसेस ID आप ध्यान रखिएगा, PID यूनिक्स के अंदर होती है। कम्युनिकेशन के लिए देखिए आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट पाइप विंडोज़ के अंदर और पाइप जो है वो यूनिक्स के अंदर। क्रिएट फाइल मैपिंग विंडोज़ में और SHMGIT, ये स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद करके जानी है एग्ज़ाम से पहले। मैपिंग ऑफ फाइल की बात करें तो mmap नाम से होती है यूनिक्स के अंदर, और विंडोज़ के अंदर मैप व्यू ऑफ फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन वाली पता होनी चाहिए। एक बार एग्ज़ाम से पहले इसको रिपीट करके जाइएगा। प्रोटेक्शन की बात करें तो सेट फाइल सिक्योरिटी CH मोड नाम से आती है यूनिक्स के अंदर, और इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिसरप्टर, ठीक है, तो ये UMask नाम से आती है यूनिक्स के अंदर। इसको आप याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक, जैसे इनिशियलाइज सिक्योरिटी मतलब मान लीजिए प्रोटेक्शन करना है किसी का, तो अपन सिक्योरिटी इनिशियलाइज करते हैं। इस तरीके से आपने एक मूवी देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में इस तरीके के डिसरप्टर्स होते थे, ठीक है, तो वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं जो सिक्योरिटी का काम करे। तो इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिसरप्टर जो है विंडोज़ के अंदर, और UMask जो है मास्क से आप रिलेट कर सकते हैं। अपन कोरोना काल के अंदर यहाँ पर मास्क से अपन प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिसरप्टर जो है विंडोज़ में और UMask जो है लिनक्स के अंदर। ये आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स के माध्यम से। किस तरीके से याद किया जा सकता है, अगर कुछ बनती है ट्रिक्स तो मैं आपको बताता रहूँगा। सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप की बात करें, और यहाँ पर ग्रुप की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर CHOWN, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, इस तरीके की अपन ने सिस्टम कॉल्स को 6 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। तो एक बार इसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको वापस बता दूं, तो यहाँ पर लिनक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें यहाँ पर कर्नल जो है, इसके आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वर्क करता है बस, और ये कहाँ पर प्लेस्ड होता है,
सेल्स और हार्डवेयर के मध्य, ये आपको पता होना चाहिए। सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है।